तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी, दिवाली की तैयारी में लगी होगी। और पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली बहुत बहुत मुबारक। रोशनी का ये त्यौहार, पर्सनल मुझे अगर जो त्यौहार है, दिवाली चूँकि एक रोशनी का त्यौहार है, अंधेरे से मुझे डर लगता है। तो जब भी दिवाली आती है मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि आसपास हर तरफ उजाला ही उजाला होता है। और पूरी रात जो है वो तो मैं लाइट जला कर ही रखता हूँ, और सभी रखते हैं। तो त्यौहार हमेशा अच्छा लगता है। और क्राइम तक पूरी फैमिली मेम्बर को, जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में कोने में मौजूद हैं, सभी इस दिवाली को धूमधाम से मनाएं, अच्छे से मनाएं, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, यही दुआ है। तो हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली के मौके पर आज की जो कहानी है वो थोड़ी सी कहानी हटकर होनी चाहिए। कहानी की एंडिंग बहुत खूबसूरत है। ये कहानी है एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक आर्मी में सार्जेंट, इन दोनों की लव स्टोरी, फिर इन दोनों की शादी, और उसके बाद शादी के बाद कैसे ज़िंदगी करवट बदलती है, और फिर इसका क्लाइमैक्स क्या होता है, उसकी कहानी है। क्राइम तक की कहानी के 1800 से ज़्यादा एपिसोड आपको सुना चुका हूँ। इसमें लगभग न मालूम कितने ही कत्ल के तरीके आपको सुनाए, लेकिन ख़ुद मुझे लगता है कि किसी कत्ल की ऐसी साजिश, ऐसी प्लानिंग या ऐसे कत्ल करना है, ऐसी कहानी इससे पहले मैंने शायद सुना ही नहीं है। आसमान में 4000 फीट की ऊंचाई पर अगर कोई कातिल ये तय करे कि मुझे कत्ल करना है, तो अपने आप में ही अजीब लगता है। दुनिया में 1000 तरीके से मर्डर हुए हैं, कत्ल हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक अलग किस्म का कत्ल होना था। एक साजिश थी जिसकी कत्ल की साजिश रची गई थी। ये कहानी है विक्टोरिया सेलियर्स की। विक्टोरिया सेलियर्स ब्रिटिश आर्मी में एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम करती थी, आर्मी हॉस्पिटल में। और ये कहानी है विक्टोरिया के अलावा एमिल सेलियर्स की। एमिल एक सेना में ही सार्जेंट, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में। 2009 की बात है। 2009 में एक हादसे में एमिल घायल हो जाता है। घायल होने के बाद उसका इलाज चलता है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। तो चूँकि वो आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, और उसी आर्मी हॉस्पिटल में विक्टोरिया भी एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, तो दोनों की मुलाकात होती है। इसके बाद विक्टोरिया जो है अब एमिल की फिजियोथेरेपी करती रहती है। क्योंकि फिजियोथेरेपी एक लंबा दौर चला, इस दौरान में दोनों में बातचीत होने लगी, फिर दोस्ती हुई। फिर दोनों ने महसूस किया कि शायद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं। और इसी के बाद उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अब विक्टोरिया और एमिल की शादी हो गई। दोनों की ज़िंदगी खुशगवार, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उन्हें 2 बच्चे हुए। ज़िंदगी अब भी खुशगवार। लगभग 6 साल बीत गए इन दोनों की शादी को, और अब तक ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन 6 साल बाद अचानक ज़िंदगी बदल सी जाती है। विक्टोरिया को लगता है कि एमिल अब बदला बदला सा है, बात बात में लड़ता है, झगड़ता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसने आर्मी के सर्जन की नौकरी भी छोड़ दी, और अब इधर उधर जॉब करता, कभी करता कभी नहीं करता। विक्टोरिया उसे समझाती कि हमारे 2 बच्चे हैं, घर की परवरिश के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों मेहनत करें, काम करें। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब एमिल विक्टोरिया की ही सैलरी पर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। वो कहता काम ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिलता, कभी कहता काम मिल गया लेकिन पैसे नहीं मिले। और इस तरीके से अब वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया था विक्टोरिया पर। विक्टोरिया भी अपने पति से प्यार करती थी। उसे लगा कोई बात नहीं, शायद आगे चलकर ये सुधर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस काम को छोड़ने और फिर विक्टोरिया के ऊपर डिपेंडेंट होने के साथ साथ अब एमिल कुछ बुरी सोबत में पड़ गया। वो वहाँ के एक सेक्स क्लब का मेंबर बन गया। एक लेडी के साथ उसका अफेयर शुरू हो गया, और अब धीरे धीरे वो अफेयर इतना आगे बढ़ गया कि एमिल को लगा कि अब वो उसी लेडी के साथ शादी करेगा और विक्टोरिया को डिवोर्स दे देगा। अब तक विक्टोरिया को घर के बाहर के इन रिश्तों के बारे में कोई खबर नहीं थी, और वो अपनी तरफ से पूरी तरह से निभा रही थी अपने इन रिश्तों को। इसी बीच में चूँकि माली हालत ठीक नहीं थी एमिल की, उधर इश्क भी चल रहा है, इश्क में खर्चा भी होता है, शादी भी करने की प्लानिंग कर रहा है। तो आगे की ज़िंदगी कैसे गुजर बसर होगी, क्योंकि उस लेडी से अगर उसने शादी कर ली तो फिर एमिल तो उसे पैसे देगी, वो विक्टोरिया तो पैसे देगी नहीं ना, खर्च उसके ऊपर करेगी। तो उसे लगा क्या करूँ। तो उसने अपने फ्यूचर की ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए एक साजिश रची। सबसे पहले उसने विक्टोरिया का एक इंश्योरेंस कराया, बीमा। और ये इंश्योरेंस था 1,20,000 पाउंड, करीब करोड़ रुपए से ऊपर।
उसे ये था कि इस इंश्योरेंस के पैसे से वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेगा। अब विक्टोरिया को इधर ये था कि उसके पति को उसकी कितनी फिक्र है कि देखो वो उसका बीमा भी करवा रहा है। सारी साजिशों से अनजान विक्टोरिया भी एमिल के साथ, लेकिन एमिल बाहर अपनी दूसरी ज़िंदगी में बिजी मशगूल। बीमा होने के बाद अब पहला काम ये था कि एमिल को विक्टोरिया को रास्ते से हटाना था। अब रास्ते से भी ऐसे हटाना था कि बीमा कंपनी को शक ना हो कि ये एक मर्डर है, ऐसा लगे कि कोई एक नेचुरल तरीके से मौत हुई, एक हादसा है और इस हादसे को टाला नहीं जा सकता था। उसने काफ़ी रिसर्च किया, इधर उधर पढ़ाई की, ढूंढा, सोशल मीडिया देखी और आखिरकार उसने तय किया, कुछ ऐसी स्टोरीज उसके सामने से गुजरी कि कई घरों में गैस चूल्हा ऑन रह जाने की वजह से, उस गैस की वजह से अगर कोई लाइट जला दे तो एक आग का शोला उठता है और फिर इंसान झुलस कर मर जाता है। एमिल को लगा कि ये सबसे अच्छा आइडिया है, घर में गैस चूल्हा ऑन करके छोड़ देंगे। उसे पता है कि विक्टोरिया जाएगी, ऑन करेगी और जैसे ही आग लगेगी गैस पहले से भरा होगा और झुलस कर उसकी मौत हो जाएगी। और उसने ठीक यही किया। 2015 के एंड में एक दिन घर के गैस को ऑन कर दिया और छोड़ दिया। इत्तेफाक से, नसीब कहें या क्या कहें, कि विक्टोरिया पहुंची फिर उसी जो ऑलरेडी गैस ऑन है, लेकिन उसे स्मेल आ गई और उसने गैस को जलाने की बजाय चूल्हे को वहाँ से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद उसने कंप्लेंट किया। जो सर्विस के लोग थे वो लोग आए और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आपका ये जो है पहले से ऑन था, ये तो गलती से हुआ होगा या किसी ने किया। विक्टोरिया को लगा कि शायद मेरी ही लापरवाही थी, मैंने गलती से ऑन छोड़ दिया होगा। तो खैर वो बला टल गई, विक्टोरिया की जान बच गई। लेकिन विक्टोरिया को अब भी ये लग रहा था कि ये एक महज हादसा था जो शायद उसकी लापरवाही से होने वाला था और वो बच गई। वो एमिल से इस बात का जिक्र करती है, एमिल भी उसे फिर डांटता भी है, पुचकारता भी है, फिर ये भी जाहिर करता है कि अगर कुछ हो जाता तो वो कैसे रहता। विक्टोरिया को लगता है कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। अब इधर ये पहली कोशिश, साजिश नाकाम, एमिल परेशान, क्योंकि उधर दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड का दबाव, शादी करनी है। वो भी अब विक्टोरिया से पीछा छुड़ाना चाहता है और सामने उस पैसे पर भी नज़र है जो 1,20,000 पाउंड जो उसने इंश्योरेंस करा रखा अपनी पत्नी का। इसी दौरान में होता ये है कि विक्टोरिया के कुछ दोस्त, उसकी कुछ सहेली धीरे धीरे एमिल के बर्ताव के बारे में बताते हैं। कुछ उसके दोस्त बताते हैं कि वो एक सेक्स क्लब का मेंबर है। विक्टोरिया पता करती है और वो सही में निकलता है। फिर पता चलता है कि उसका एक अफेयर है। उसके कॉल डिटेल के ज़रिए पता करती है, पता चल जाता है ये भी है। झगड़ा होता है, लेकिन विक्टोरिया अपने पति एमिल को बहुत प्यार करती थी और 2 बच्चे थे। वो उन बच्चों से उनके बाप का साया छीनना भी नहीं चाहती थी। तो उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। इधर एमिल को भी लगा कि अगर भांडा फूट गया तो क्या पता फिर वो 1,20,000 पाउंड जो करोड़ से ऊपर है वो भी हाथ से जाएगा, फिर पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। तो उसने भी कहा कि थोड़े दिन तक विक्टोरिया का भरोसा जीतते हैं। अब वो अचानक इन शिकायतों के आने के बाद बदल गया। अब वो विक्टोरिया पर उसी तरीके से प्यार लुटाने लगा जैसे शादी से पहले था। धीरे धीरे विक्टोरिया को भी एहसास हुआ कि शायद एमिल बदल चुका है और वो अब सिर्फ उसका है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। तो उसने भी उसे माफ़ कर दिया। अब ज़िंदगी दोनों की फिर से ठीक ठाक चल रही थी। फ़र्क इतना था कि विक्टोरिया सच्चे दिल से उसे माफ़ करके उसके साथ वापस ज़िंदगी बिता रही थी और एमिल इस पूरे मौके का एक नया फ़ायदा उठाना चाहता था। विक्टोरिया का भरोसा जीतने के बाद वो एक दूसरा अटेम्प्ट करना चाहता था विक्टोरिया को रास्ते से हटाने का, क्योंकि उसके मन से अब तक ये नहीं गया था कि विक्टोरिया को छोड़ना है। बात पैसे की थी, बात करोड़ से ऊपर की थी और बात घर के बाहर के एक दूसरे इश्क की थी। धीरे धीरे जब भरोसा जीत लिया तो फिर साल 2015 नवंबर का महीना, एमिल ने विक्टोरिया को अब इस बात के लिए तैयार कर लिया कि चलो हमारी ज़िंदगी दोबारा से एक नई इनिंग शुरू हुई है, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर और घूमने चलते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं। क्योंकि विक्टोरिया को स्काई डाइविंग का शौक़ था और उसने कई बार शादी से पहले भी इस बात का जिक्र किया था एमिल से। तो एमिल को अचानक, अब चूँकि पहली कोशिश नाकाम थी, दूसरी कोशिश और साजिश को कैसे अंजाम दे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आया कि विक्टोरिया को स्काई डाइविंग पसंद है। स्काई डाइविंग मतलब आसमान में आप जाएं और फिर जंप मारें और पैराशूट खुल जाएगा और आप ज़मीन पर आ जाएंगे।
बहुत सारे देशों में हर जगह होता है। तो अचानक एमिल को ये याद आया, उसने फिर विक्टोरिया को उसी की इस कमज़ोर कड़ी को पकड़ा और कहा कि तुम्हारा एक सपना था स्काई डाइविंग का, चलो मैं उस सपने को पूरा करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे जोड़े हैं। उसने पैसे उधार लिए कहीं से, और फिर विक्टोरिया फ़ौरन तैयार, क्योंकि उसका ड्रीम था स्काई डाइविंग। लेकिन इधर एमिल के जहन में और दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब वो लेकर एक स्काई डाइविंग क्लब में पहुंचता है, वहाँ बुक करता है स्लॉट, और इसके बाद अब विक्टोरिया स्काई डाइविंग के लिए एक प्लेन में बैठती है। प्लेन से उसे जंप मारना था और फिर पैराशूट के ज़रिए नीचे आ जाना था। उसको पैराशूट दिया गया, पैराशूट पहले ही चेक हो चुका था, उसके बाद आयन टेम्पर उसको दिया गया। अब उसने प्लेन से जंप मारा। करीब 4000 फीट के ऊपर जब वो पहुंचना था तो 4000 फीट पर पैराशूट को खोल देना था, उसके बाद वो नीचे आ जाती। क्योंकि उसको सारी ब्रीफिंग ट्रेनिंग सब हो चुकी थी, ऐसी स्काई डाइविंग से पहले बताते हैं। जैसे ही 4000 फीट पर पहुंची विक्टोरिया, उसने अपने पैराशूट को खोल दिया। लेकिन वो मतलब इस कदर घबरा गई उसी पल, क्योंकि पैराशूट खुला ही नहीं। अब वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ आ रही है, पैराशूट को खोलने के लिए मतलब तमाम जतन कर डाले, पैराशूट नहीं खुला। विक्टोरिया को लग गया कि अब मौत सामने है, और अब वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिर रही है 4000 फीट की ऊंचाई से। जहाँ से पैराशूट खुलना था खुला नहीं। उसे गिरते हुए, चूँकि जहाँ से ये स्काई डाइविंग हो रहा था वहाँ आसपास में लोग भी होते हैं, तो एक तेज़ी से एक महिला को आसमान से नीचे आते हुए तमाम लोग देख रहे हैं, और हर एक को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि पैराशूट नहीं खुला है। क्योंकि ये रोज़मर्रा का काम था, वहाँ पे लोग टूरिस्ट आते थे, स्काई डाइविंग करते थे, एक ख़ास बुलंदी पर पैराशूट खुल जाता था, फिर वो आराम से नीचे आते थे। लेकिन वो तेज़ी से आ रही है, और जिस पॉइंट पर पैराशूट खुलना था वो तो खुला ही नहीं, और वो अब बहुत ही स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है। हर एक को अब मान चुका कि विक्टोरिया अब बचेगी नहीं। उसके बाद वो नीचे आकर गिरती है, जहाँ पर गिरती है उसके बाद आसपास में चूँकि इमरजेंसी भी रहती है, तो फ़ौरन एम्बुलेंस और एक बॉडी को पैक करने वाला बैग बाकायदा वो लेकर गए, क्योंकि उन्हें मालूम था 4000 फीट से नीचे गिरी है, बचने का तो कोई चांस है नहीं। तो बॉडी बैग ले गए, जिसमें लाश को बंद करके रख के ले जाते हैं। बॉडी बैग लेकर जब पहुँचे मेडिकल स्टाफ, तो वहाँ देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि विक्टोरिया अब भी उसकी सांसें चल रही हैं। चोट तो लगे हैं लेकिन कहाँ ये दिख नहीं रहा है, लेकिन सांसें चल रही हैं। और इस बात पे वो हैरान, आनन फानन में एम्बुलेंस में डालकर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। चेकअप हुआ, पता चला उसके रीढ़ के, पैर की, हाथ की हड्डियाँ टूटी, सर में कोई चोट नहीं आई। और फिर ये भी पता चला कि जान को ख़तरा नहीं है। तो एक करिश्मा हो गया, 4000 फीट की ऊंचाई से एक लेडी गिरती है और ज़िंदा बच जाती है, बस कुछ हड्डियाँ टूटती हैं। उन हड्डियों का इलाज हो गया, हॉस्पिटल से फिर वो रिलीज़ हो गई, घर पहुंच गई। इधर स्काई डाइविंग क्लब इस बात की इंक्वायरी कर रही है कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि आप सारी चीज़ें जांच करके करते हैं। जो इंस्ट्रक्टर उस स्काई डाइविंग की एक लेडी थी, उसने हर तरह से उस पैराशूट को चेक किया। उसने कहा इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन फिर कुछ एक्सपर्ट्स ने उस पैराशूट को चेक किया। जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि इस पैराशूट के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। ये पैराशूट अपने आप ख़राब नहीं हुआ, बल्कि किसी ने इसमें कुछ गड़बड़ किया था। अब ये कि ये गड़बड़ कौन कर सकता है, इसकी इंक्वायरी चल रही, क्योंकि स्काई डाइवर्स क्लब जिनका भी था, उनकी विक्टोरिया से क्या दुश्मनी, पुलिस जांच कर रही है, कोई लिंक नहीं मिल रहा है। तो जो भी इंटरनल लोग थे अंदरूनी, उन सब की जांच करने के बाद पुलिस ने एक एक कर उन लोगों को क्लीन चिट देना शुरू किया। अब ये था कि कोई बाहर का तो था नहीं। विक्टोरिया आई थी अपने हस्बैंड के साथ, एमिल, और आखिरी वक्त में जब वो तैयार हो रही थी, उसको पैराशूट दिया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, उसको एजुकेट किया जा रहा था कैसे खोलना है, कैसे जंप मारना है, तो वहीं था। उसी दौरान में कुछ आई विटनेस से पता चला, और फिर बाद में पुलिस ने विक्टोरिया से पूछताछ की, तो उसने कहा हाँ मेरे हस्बैंड ने उस पैराशूट को देखा और उसमें कुछ कर रहे थे, बता रहे थे मुझे, लेकिन वो बता रहे थे। अब पुलिस के सामने और कोई सस्पिशियस या सस्पेक्टेड कैरेक्टर था नहीं, बस एक ये था कि आखिरी वक्त में एमिल ने उस पैराशूट को हाथ लगाया। लेकिन पुलिस सोच रही कि एमिल जो अपनी पत्नी को यहाँ स्काई डाइविंग के लाया है, वो क्यों पैराशूट के साथ छेड़छाड़ करेगा। लेकिन कोई और शक के दायरे में था नहीं। तो पुलिस ने बड़ी खामोशी से एमिल के बारे में तफ्तीश करने का फ़ैसला किया। धीरे धीरे जब फैसला किया तो पता चला कि कुछ महीने पहले ही एमिल के घर में एक और हादसा हुआ था। उस घर में किचन में रखा हुआ वो गैस नॉब किसी ने ऑन कर दिया था, लेकिन इत्तेफाक से विक्टोरिया को स्मेल आ गई और वो बच गई।
अब उस गैस और वो सारी चीज़ों की जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये लापरवाही से नहीं हो सकता, क्योंकि इसके 2 सिक्योरिटी लेयर थे उस गैस के, तो इसमें भी किसी ने छेड़छाड़ की। अब पुलिस का शक और गहराया। अब पुलिस ने एमिल के पूरे दिनचर्या, उसके रूटीन, उसकी बाहर की दुनिया, इन दोनों की मैरिज लाइफ, इसके बारे में जब तफ्तीश शुरू की तो फिर पुलिस के सामने वो इंश्योरेंस वाली रकम भी आ गई, बीमा। अब पुलिस को यकीन हो गया कि इस पूरे मामले में वो एमिल ही कल्प्रिट है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सबूत भी मिले, और फिर उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ चैट मिले जिसमें उन्होंने शादी का जिक्र किया था, और उस बीमा की रकम का वो एक पुख्ता सबूत बन गया। अब पुलिस ने एक रोज़ एमिल को गिरफ्तार कर लिया 2015 में। जब गिरफ्तार किया तो उसकी गिरफ्तारी का सबसे ज़्यादा जिसने विरोध किया वो कोई और नहीं, एमिल की वाइफ विक्टोरिया थी। पुलिस ने पूरी कहानी सुनाई कि आपके पति ने आपको 2-2 बार मारने की कोशिश की। वो तो करिश्मा था कि 4000 फीट की ऊंचाई से आप गिर कर भी बच गई, वरना इस शख्स ने आपको 4000 फीट के ऊपर ही कत्ल करने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। लेकिन आपने 2-2 बार मौत को मात दी। फिर भी विक्टोरिया मानने को तैयार नहीं। पुलिस ने सारे सबूत दिए, उसको जो बीमा की रकम क्या था वो दिया, उसकी जो गर्लफ्रेंड का था वो दिया, जो चैट है वो दिया। पत्नी नहीं मानी, लेकिन पुलिस मजबूर थी, कोर्ट में पेश करना था। एमिल को पेश किया गया। अब वहाँ पे जब मुकदमा शुरू हुआ तो ये एक अजीब मुकदमा हो गया कि जिस शख्स पर अपनी ही पत्नी के कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम है, जिसने अपनी पत्नी को 2-2 बार मारने की कोशिश की, वो पत्नी एक मेन कैरेक्टर है जो गवाही देगी। और उस दोनों ही मामलों में जब भी विक्टोरिया कोर्ट के अंदर पेश हुई, उसने अपने ही पति को डिफेंड किया। उसने कहा पुलिस को गलतफहमी हुई, एमिल मुझे बहुत प्यार कर सकता है, हमारा छोटा मोटा झगड़ा होता है, लेकिन वो मेरी जान नहीं ले सकता। पूरे मुकदमे में एमिल लगातार यही कहती रही और उसने आखिर तक अपने पति को डिफेंड किया। लेकिन सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि एमिल ने 2 बार विक्टोरिया को मारने की कोशिश की। वो डिजिटल एविडेंस, वो पैराशूट से छेड़छाड़, वो घर में गैस का ऑन होना, ये सारे वो सबूत थे। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और विक्टोरिया को 2 बार जान से मारने की कोशिश के जुर्म में एमिल को 18 साल कैद की सज़ा सुना दी। इधर जब 18 साल कैद की सज़ा सुना दी तब एमिल ने जो कुछ कहा, उससे पहले तक विक्टोरिया, पुलिस, कानून किसी की बात नहीं मान रही थी। एमिल भी पिघला। इस कहानी का खूबसूरत क्लाइमेक्स यही है। उसे लगा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद, उसके अफेयर की जानकारी होने के बावजूद, उसे 2-2 बार जान से मारने की कोशिश की, ये सच जानने के बावजूद वो उसका बचाव कर रही है और वो उससे अब भी उतना ही प्यार करती है। ये महसूस कर एमिल के अंदर का जानवर दम तोड़ देता है और वो विक्टोरिया से कन्फेस करता है कि मैंने तुम्हें 2 बार जान से मारने की कोशिश की, ये सच है, और मैं किसी और से प्यार करने लगा, उससे शादी करना था, ये भी सच है। मैंने बीमा इसलिए तुम्हारा कराया था कि उस रकम का मैं फ़ायदा उठाऊँ, ये भी सच है। जब खुद एमिल ने इस बात को इकरार किया तब पहली बार विक्टोरिया को एहसास हुआ। जेल जाने के बाद विक्टोरिया का अब दिल टूट चुका था। और फिर हुआ ये कि 9 साल बीत गए, 15 के बाद 24 आ गया, अभी यही साल 2024 का। जिस फ्लाइंग क्लब या जहाँ से कूदी थी विक्टोरिया, उसी में एक एम्प्लॉय काम करता था जिसने इस पूरे केस के दौरान कई बार बात हुई कि पैराशूट में कुछ टेक्निकल ख़राबी तो नहीं, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं। तो उससे लगातार कई बार मुलाकात हुई थी और उसने बड़ा उसे हमदर्दी भी हो गई थी विक्टोरिया के साथ कि उसके ज़िंदगी का यह पहला किस्सा था कि 4000 फीट की ऊंचाई से कोई गिरे और उसके बाद बच जाए। तो उसी कंपनी के एक मुलाजिम से साथ ये बातचीत के बाद उस मुलाजिम को अचानक विक्टोरिया पे प्यार आने लगा। विक्टोरिया को इस बात का एहसास था, लेकिन वो एमिल को भूल नहीं रही थी। लेकिन जब एमिल को सज़ा हो गई फिर उसने धीरे धीरे अपनी नई ज़िंदगी अपने 2 बच्चों के साथ गुजारने की कोशिश की। उधर उस शख्स के साथ उसकी मुलाकात होती रही और आखिरकार 2024 में उस जो पैराशूट की कंपनी थी जिससे स्काई डाइविंग किया था उसने, विल्ट्सशायर पैराशूट क्लब, तो उसी का एक मुलाजिम, उसी का एक शख्स जिसके साथ उसे प्यार हुआ 2024 में, आखिरकार विक्टोरिया ने एमिल को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका और दूसरी शादी कर ली। अब वो दूसरा शौहर, उसके 2 बच्चे और विक्टोरिया खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उधर एमिल अब भी जेल में है, बाकी के 9 साल की सज़ा अब भी बाकी है।
जो उसे जेल में काटनी है। तो ये थी इस कहानी का एक खूबसूरत क्लाइमेक्स, जिसमें एक पति अपनी पत्नी की सच्चाई और बेपनाह मोहब्बत के आगे टूटता है और सच बताता है, और फिर जिस पैराशूट क्लब से 4000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर करिश्माई तौर पर जान बची, उसी के एक एम्प्लॉई से इश्क होता है और विक्टोरिया की दूसरी शादी होती है। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज हनुमान सिंह इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हनुमान जी। और ये डॉक्टर प्रेमपाल सिंह जी के भाई हैं। राघव त्रिपाठी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राघव। और ये करण ने भेजा है। साथ ही सार्थक चौधरी, इनका भी आज जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे सार्थक। और ये अंकित विमल ने भेजा है। इसके अलावा रजवीता चौधरी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रजवीता जी। और ये सुनील चौधरी जी ने भेजा, उनकी वाइफ हैं रजवीता। जैनेंद्र मिश्रा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जैनेंद्र साहब। और ये मोनिका जी के हस्बैंड हैं और इनकी बिटिया हैं ईशाना। साथ ही मधु, इनका कल बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एडवांस में मधु। और भेजा संदीप ने है। तो कहानी में आज इतना ही। हाँ, आज कहानी में आपने देखा होगा मैं नए लुक में हूँ। उसकी वजह यह है कि आज दिवाली से पहले, छोटी दिवाली पर हर साल हमारे ऑफिस में इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स में बाकायदा दिवाली की पूजा होती है और एक सेलिब्रेशन होता है। तो आज हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो सारे अपने रोज़मर्रा के कपड़ों को छोड़कर इंडियन एथनिक्स, जैसे हम लोग हैं कुर्ता पैजामा में होते हैं, जो हमारी लड़कियां और बाकी लोग हैं वो साड़ी में या सूट में होती हैं, तो एक दूसरे को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज बिल्कुल हुलिया चेंज होता है। वैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ। शिकारपुरी भी पीछे कह रहा था यही। थैंक यू सो मच। तो हैप्पी दिवाली, धूमधाम से दिवाली मनाइएगा। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।